नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं न्यूज एट 4 और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेकी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जोशीमठ आपदा के बीच ये बड़ा हादसा पेश आया है। दरार वाले होटल को तोड़ने के दौरान एक मजदूर गिर गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया है। माउंट व्यू और मलारी इन होटल तोड़ने में मजदूर लगा हुआ था, जो कि अचानक से गिर गया। हालांकि मौके पर जो टीम थी उन्होंने मजदूर को अस्पताल पहुंचाया है। तो दरार वाले होटल को तोड़ने का काम लगातार जारी है। इस दौरान जो इस कार्रवाई में लगा हुआ था मजदूर, वो अचानक से गिर गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने मजदूर को अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसका इलाज जारी है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और रंजीत फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजीत, क्या स्थिति बताई जा रही है? मजदूर की कैसी हालत है? जी, आपको बता दो कि मजदूर की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है, क्योंकि लगभग वो 100 से 200 मीटर नीचे खाई पे गिरा है। उसके बाद उसको एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने रेस्क्यू करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ पहुंचाया, जहां पर उसकी हालत काफी नाजुक है। डॉक्टरों की टीम हालांकि उसके इलाज पर जुटी हुई है, लेकिन हेलो जी 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 हाँ, उसकी इलाज पर जुटी हुई है और मिली उसमें इतनी नाजुक उसकी स्थिति बताई जा रही है। अच्छा रंजीत, ये हादसा हुआ कैसे? जी, आपको बता दूं कि जब मलारीन होटल और इसको तोड़ने माउंट व्यू होटल को तोड़ने का काम चल, तो उसी दौरान काम करने के दौरान उसके अपने अचानक अनियंत्रित होकर सीधा वो नीचे गहरे खाई में गिर गया। जी, अभी क्या काम रुका हुआ है इन होटलों को तोड़ने का या फिर जारी है? ये आपको बता दें, होटल तोड़ने के काम जारी है, क्योंकि अभी मजदूर को हॉस्पिटल ले जाके बाकी जो भी राहत एवं बचाव जो कार्य है वो अभी जारी है। जी, क्या और जानकारी है रंजीत, जो ये होटल है, क्योंकि काफी लंबे समय से इन होटलों को तोड़ने की कार्रवाई जारी है, कब तक इन दोनों होटलों को ध्वस्त किया जाएगा? जी, आपको बता दें, लगभग 15 से 20 दिन हो गए इस होटल को तोड़ने में लगे हुए, मजदूर लगे हुए और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। अभी बताया जा रहा है कि 4 से 5 दिन अभी इस होटल को ध्वस्त करने में और लग सकता है। जी, चलिए, धन्यवाद रंजीत तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए, दोनों होटलों को तोड़ने का काम लगातार जारी है। इस बीच एक मजदूर के गिरने की बात सामने आई, जिसके बाद एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की टीमें, जो कि दोनों होटलों को ध्वस्त करने में लगी हुई हैं, उन टीमों ने मजदूर को अस्पताल में भर्ती करवाया है। और जिस तरीके से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि हालत हालांकि नाजुक बताई जा रही है, लेकिन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, वहां इलाज जारी है। और अभी फिलहाल जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो भी जारी है। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने जोशीमठ आपदा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू को तोड़ने का काम लगातार जारी है और 15 से 20 दिन का समय और लग सकता है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर मिल रही थी कि अचानक से होटल को तोड़ने के दौरान जो मजदूर था अचानक से नीचे गिर गया। जब रेस्क्यू टीमों को इसकी जानकारी लगी तो तुरंत उसको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। धर्म के नाम पर गोरख धंधा सालों से चला आ रहा है। संतों की एक कड़ी जाति व्यवस्था पर प्रहार कर रही है और किसी किताब और रचना में जाति सूचक शब्द हैं तो उन्हें हटाया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से एक बार फिर से बड़ा बयान दिया गया है। गाली देने वाली टिप्पणियों को हटाया जाए, ये उनका कहना है। तो संतों की कड़ी जाति व्यवस्था पर प्रहार कर रही है और अगर किसी ग्रंथ में कोई गलत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उन्हें तुरंत हटाया जाना चाहिए। एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर एक मुद्दा उठाया, उसकी कुछ चौपाइयों पर आपत्ति जताई। और अब जबकि संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था भगवान की दी नहीं बल्कि पंडितों की दी हुई है, तो उसके बाद से अब ये मुद्दा और भी ज्यादा सियासत में गरमा रहा है। हमारे साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। स्वामी जी, करीब 15-16 दिन पहले आपने मुद्दा उठाया और अब संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी एक बयान इस पर आ गया है, क्या कहेंगे? आज जाति पंडितों ने बनाई है ये कहकर के संघ प्रमुख भागवत जी ने सच कहने की हिम्मत दिखाई। और मैंने तो एक छोटी सी बात की थी कि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की चौपाइयों के कुछ अंश से जाति विशेष को इंगित करते हुए नीच और धर्म कहा गया। महिलाओं और शूद्रों को अपमानित और प्रताड़ित करने की बात कही गई।
महिलाओं को नीच से भी नीच बताया गया। इस अंश को संशोधित करने या प्रतिबंधित करने की बात की, छोटी सी मांग थी, और ये मांग किसी का भी संवैधानिक अधिकार है। आज भी तमाम ऐसे मौके आते हैं जब पुस्तकों से आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने की मांग चलती है। यहाँ तक कि तमाम ऐसे पिक्चर्स भी आती हैं जिन पर अगर कहीं आपत्ति है तो उस पर हंगामे होते हैं और बातें उठती हैं। बात उठाना गैर कानूनी नहीं, संविधान के दायरे में रह करके शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी बात अपनी कह सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ऐसा व्यवहार इसलिए किया कि उनकी नज़र में स्वामी प्रसाद मौर्य छोटी जात के हैं, इनकी वर्ण व्यवस्था में सुसमान्य पैदा हुए थे, इसीलिए इस प्रकार की फतवा जारी कर रहे हैं। और यही काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। रामचरित मानस की कोई प्रति जलाई नहीं गई, मुकदमे लिखे जा रहे हैं, NSA लगाया जा रहा है। क्या संविधान सम्मत बात करना अपराध है? और माननीय मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करना ही का इतना ही शौक है तो अब RSS प्रमुख भागवत जी के खिलाफ FIR करें, NSA लगाएं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। हिम्मत है? नहीं। जिन्होंने बताया कि जिस मुद्दे को लेकर वो चले हैं वो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है, और यही वजह है कि आज पूरे देश की जो जनता है वो इस मुद्दे में जुड़ती जा रही है, और शायद यही वजह है जो संघ प्रमुख को भी इस तरह का बयान देना पड़ा। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। इधर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चा में आने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उनसे बात की संवाददाता शैलेश अरोरा ने। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर विवाद छिड़ा है, जाति व्यवस्था पर सवाल हो रहे हैं, उस बीच में संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया और उसके बाद से सियासत और भी तेज हो गई है। हमारे साथ में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं। मंत्री जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं उन्होंने भी ट्वीट किया कि अगर ये चीज़ें मानी जा रही हैं तो फिर व्यवस्था में बदलाव भी। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी केवल चर्चा में आने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। उनकी राजनीतिक वजूद खत्म हो चुका है। एक जो है सामान्य कार्यकर्ता ने उनको चुनाव हरा दिया है। बहुत लंबी लंबी हाँकते थे चुनाव से पहले, तो वो अपने को चर्चा में लाने के लिए, और समाजवादी पार्टी के पास भी कोई भी मुद्दा नहीं है कि किस मुद्दे पर जो है वो संघर्ष करें, तो इस तरह के बातों को सहारा लेकर के वो अपनी राजनीति की चर्चा में आना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ चर्चाओं में बने रहने के लिए इस तरह के मुद्दों को हवा दे रहे हैं। जहां तक बात की जाए सपा की गंभीरता की, तो जिस तरह से उसने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची में बदलाव किए, साफ समझ में आता है कि वो कितनी गंभीर पार्टी है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। वहीं अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर तेजी से तैयार हो रहा है। अगले साल 14 जनवरी तक भव्य मंदिर में आम लोग रामलला के दर्शन कर सकेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि राम मंदिर के तर्ज पर ही अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हो रहा है। उसकी पहली झलक आपके सामने हम आपको दिखाएंगे। आप ABP गंगा पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की झलक देखेंगे। जब दुनिया भर से राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट पर ही अयोध्या की भव्यता का दर्शन होगा, राम की कहानियों से उनका परिचय होगा और 2025 तक इस एयरपोर्ट को तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे पहली झलक आप इस वक्त देख रहे हैं ABP गंगा की स्क्रीन पर, और देखिए किस तरीके से इस एयरपोर्ट को तैयार किया जाएगा। प्रभु श्री राम मंदिर जैसा ही एयरपोर्ट भी होगा और 2025 तक तैयार हो जाएगा। भगवान रामलला का दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति के साथ हो रहा है। भगवान रामलला का मंदिर का निर्माण कार्य, प्रथम तल का जो निर्माण कार्य हुआ अक्टूबर 2023 में पूरा कर लिया जाएगा और भगवान रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में जनवरी 2024 में विराजमान हो जाएंगे। लेकिन अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, जिसके लिए श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तेज गति से हो रहा है। एयरपोर्ट का प्रथम फेज का जो कार्य है वह सितंबर से अक्टूबर में पूरा कर लिया जाएगा और यहाँ पर सितंबर या अक्टूबर में विमान भी आना प्रारंभ हो जाएंगे। यानी कि देशों से विदेशों से श्रद्धालु अयोध्या आ सकेंगे, अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन भी कर सकेंगे।
और श्री राम एयरपोर्ट की खास बात यह होगी कि यह जो एयरपोर्ट होगा वह राम मंदिर के पत्थरों से ही बनाया जाएगा, यानी कि जिस पत्थर से भगवान राम लला का मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है उसी पत्थर से श्री राम एयरपोर्ट का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है और यह निर्माण कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा और अपने आराध्य के दर्शन अयोध्या यानी कि श्रद्धालु जब अयोध्या पहुंचेंगे एयरपोर्ट पे तो उनको दर्शन यहीं से होगा, क्योंकि राम मंदिर का जो शिखर है वह 161 फीट ऊंचा होगा और जब एयरपोर्ट पे राम भक्त पहुंचेंगे तो अपने आराध्य का दर्शन भी यही श्री राम एयरपोर्ट से ही कर सकेंगे। इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं एयरपोर्ट में और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, जिसके लिए विशेष इंतजाम भी एयरपोर्ट पे किए जाएंगे और जिसके लिए सरकार पूरी तरह से कार्य कर रही है और किसी प्रकार की समस्या ना हो, जिसके लिए विशेष तैयारियां भी की जा रही हैं और जल्द एयरपोर्ट का निर्माण कार्य जो है वह पूरा कर लिया जाएगा और श्रद्धालुओं को तमाम प्रकार की सुविधाएं भी श्री राम एयरपोर्ट पे मिलेगी। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। मार्च का था वो अब लगभग सिविल और इलेक्ट्रिकल काम आपका जून में पूरा होगा। जून के बाद लाइसेंस लेने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप निश्चित तौर पे सितंबर अक्टूबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसा भी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से जो भी ऑपरेटर्स यहाँ पर आएंगे, चाहे वो स्पाइस जेट हो या अलायंस एयर हो, उन सब का भी बिड वगैरह प्रोसेस में है। तो मेरे ख्याल से उसके आसपास से ये उड़ान सेवा शुरू की जा सकती है। लगभग जून तक कंप्लीट करेंगे। उसमें हम लोगों ने रनवे को करीब 900 मीटर शिफ्ट किया है। रनवे का थ्रेशोल्ड शिफ्ट चेंज हुआ है। टर्मिनल बिल्डिंग में भी कुछ चेंजेस हैं, तो उन सभी चेंजेस के मद्देनज़र अभी फ़िलहाल हम लोग जो है जून तक सिविल और इलेक्ट्रिकल, रनवे और बिल्डिंग का काम पूरा कर देंगे। जहाँ पर भी पत्थर का प्रयोग किया जा रहा है वहाँ पत्थर का प्रयोग किया जाएगा। अयोध्या जो मंदिर है उस मंदिर की छवि पर ही हम यहाँ पर पूरा एयरपोर्ट का लुक दे रहे हैं और इसी कोशिश में कि ये एयरपोर्ट जल्दी से पूरा हो और पत्थर के आने में डिले ना हो। आरसीएस एयरपोर्ट का जो योजना है, आरसीएस एयरपोर्ट के तहत जो फैसिलिटी होती हैं उससे ज़्यादा ही फैसिलिटी हम यहाँ देंगे। टर्मिनल बिल्डिंग में कन्वेयर बेल्ट वगैरह भी होगा, चेक इन काउंटर्स भी होंगे और आम तौर पर एक टैक्सी वे होता है, हम यहाँ पर 2 टैक्सी वे देंगे। नॉर्मली 3 से 4 जहाज़ खड़े करने का स्थान बनाएंगे। तो इसमें तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हम इसमें कोई कमी छोड़ेंगे। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। इसी तर्ज पर जो ये एयरपोर्ट है इसका निर्माण किया जाएगा। रामलला मंदिर की जो दर्शन करने लोग आएंगे, जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो भगवान राम के जो जीवन शैली उनकी रही है उससे प्रेरित वो होंगे, उनके दर्शन को हो सकेंगे इस एयरपोर्ट के जरिए और 2025 तक जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो तैयार हो जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहे जितना भी विरोध करे, सरकार को जब भी जरूरत होगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले लोग राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 हटाने और 3 तलाक कानून का भी विरोध कर रहे थे, लेकिन सरकार ने जब जरूरत पड़ी तो सभी काम किए हैं। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि कानूनी कार्रवाई सिर्फ दोषियों पर होती है, सरकार कभी किसी निर्दोष को नहीं फंसाती है। हालांकि उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, बैठक हुई, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आपके एजेंडे में सबसे ऊपर है उसका विरोध किया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। देखिए, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक संगठन है, उसने क्या विरोध किया, क्या समर्थन किया, वह अलग विषय है। लेकिन उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का समर्थन नहीं किया था, लेकिन आज रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने का
उन्होंने समर्थन नहीं किया था, लेकिन वहाँ से धारा 370-35 से समाप्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मुद्दों में एक यह भी था कि हम देश में एक कानून सबके लिए बने, सामान्य नागरिक संहिता है। अभी ये हमारा मुद्दा है, जब उचित समय आएगा देश की जनता की अदालत में जब कोई दल के नाते हम जाते हैं और हमें समर्थन मिलता है तो हमारे मुद्दों के आधार पर, हमारे कार्यों के आधार पर समर्थन मिलता है। और संसद में जब कानून बनाने का समय आएगा बनेगा, लेकिन कोई संगठन विरोध कर रहा है तो उसके विरोध के कारण से कोई भी अच्छा काम रुकता नहीं है। खबर औरैया से है, जहां देवकली महोत्सव की खूब तारीफ की जा रही है। दरअसल रविवार की शाम महोत्सव में मुंबई से आए राधा बैंड ने अपनी जोरदार प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। तो उधर महोत्सव में शामिल होने पहुंचे जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव के अंदर कलाकार जाग गया और उन्होंने म्यूजिशियन की तरह ढोल पर राधा बैंड के साथ दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। देवकली महोत्सव की धूम देखने को मिली और मुंबई से आए राधा बैंड ने समा बांध दिया जोरदार प्रस्तुति देकर। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, डीएम ने ढोल पर राधा बैंड का किस तरीके से साथ दिया, जिनका अब जो ये वीडियो है ये भी काफी वायरल हो रहा है। और अब बड़ी खबर आपको बता दें हमीरपुर से, जहां सफाई कर्मियों को कलेक्ट्रेट पर धरना, 2 महीने से वेतन न मिलने पर विरोध देखने को मिल रहा है। मांगे पूरी नहीं होने पर अब चेतावनी भी दे दी गई है। जिले में सफाई व्यवस्था जल्द ठप होगी, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है हमीरपुर से, जहां सफाई कर्मियों का विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिला। 2 महीने से वेतन न मिलने पर जो सफाई कर्मी है वो अब आंदोलन की राह पर उतर आए हैं और ये भी चेतावनी दे दी गई है कि जल्द ही अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो पूरे शहर में सफाई व्यवस्था ठप इनकी तरफ से की जाएगी। इधर हापुड़ में कार सवार युवकों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। बाइक सवार बुजुर्ग से मारपीट की है। कार से बाइक टकराने के बाद मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के चिजारसी टोल प्लाजा का ये मामला बताया जा रहा है और ये वीडियो भी अब सामने आया। देखिए किस तरीके से इन बाइक सवार लोगों ने, कार सवार लोग हैं जिन्होंने बाइक सवार बुजुर्ग से मारपीट की है। आपको बता दें कि दोनों वाहनों की आपसी टक्कर के बाद इन कार सवार युवकों ने बुजुर्ग की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। हापुड़ का ये पूरा मामला है और अब जो ये वीडियो है ये भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कार से बाइक टकराने के बाद ये विवाद हुआ, जिसके बाद इन युवकों ने इस बुजुर्ग के साथ जमकर मार दी। इधर कानपुर में मामूली बात को लेकर बीच सड़क पर मारपीट हो गई है। मामूली विवाद के बाद जमकर ईंट पत्थर चले और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है और ये मारपीट का वीडियो देखिए किस तरीके से मामूली बात बताई जा रही है, जिसे लेकर पहले विवाद होता है और देखते देखते जो विवाद था मारपीट में तब्दील हो गया। मामूली विवाद में जमकर एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाए गए और अब इसका जो वीडियो है ये भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से बताया जा रहा है कि किसी मामूली बात को लेकर इन दोनों पक्षों में पहले विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, जिसके बाद देखते देखते मारपीट में तब्दील हो गया। यहां तक कि दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर भी चलाए गए। वहीं आसपास मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया है और अब इसका वीडियो भी सामने आया है। इधर बिजनौर में गुरुद्वारे कमेटी विवाद को लेकर लोग भड़ गए। गुरुद्वारे के पास लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया है। थाना कोतवाली शहर के बिजनौर के गुरुद्वारा का मामला बताया जा रहा है। तो आपस में लोग भिड़ गए। गुरुद्वारे के पास ये हंगामा आज लोगों का देखने को मिला। इसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। हालांकि पुलिस ने दोनों ही पक्षों को समझाकर मामले को शांत करवाया है। गुरुद्वारे कमेटी विवाद को लेकर बताया जा रहा है कि ये लोग आपस में भिड़ गए। बिजनौर का ये पूरा मामला और आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, जिसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ही पक्षों को शांत कराया गया है। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के गुरुद्वारा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां छात्रों ने दूसरे छात्र को जमकर पीटा है। किसी बात को लेकर छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। छात्र ने भागकर अपनी जान बचाई। मारपीट का जो वीडियो है वो भी वायरल हो रहा है। कुरारा थाना कस्बे का ये मामला बताया जा रहा है।
तो मामूली विवाद में किस तरीके से छात्रों के बीच मारपीट हुई उसकी तस्वीरें भी अब सामने आई है। तो आप देखिए किस तरीके से जो ये 2 से 3 छात्र हैं इस युवक को जमकर पीट रहे हैं। किसी बात को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ, जिसके बाद इस युवक के साथ जमकर मारपीट की गई और अब ये वीडियो भी सामने आई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।